Hello everyone, I hope you are doing well. So as in the previous lecture, we studied about Confucius who believed that a moral leadership can create a good society. So today we move from ancient China to ancient Greece, where an extraordinary thinker changed the history of philosophy. तो आज हम वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के एक ऐसे थिंकर के बारे में जानेंगे जिनके बिना वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ना या वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है एंड वो थिंकर है सोक्रेट्स. तो बेसिकली इफ आई आस्क यू हु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस तो आप बोलोगे अरिस्टोटल. एंड सिमिलरली इफ आई आस्क यू हु गेव द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स तो आप बोलोगे प्लेटो. बट इफ आई आस्क यू हु टॉट प्लेटो और who influenced the writings of Aristotle indirectly, तो you would say Socrates. तो इसीलिए कई scholars ने ये भी बोला है कि if there were no Socrates, there would have been no Plato as we know today. And without Plato, the philosophy of Aristotle would have looked very different today. But here's a surprise. Socrates has no writing of his own. मतलब सरप्राइजिंग बात ये है कि सोक्रेट्स ने अपनी पूरी लाइफ में कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखा है, कोई भी सिंगल बुक ऑन फिलॉसफी और ए टेक्स्ट बुक और ऑटोबायोग्राफी, कोई डायरी, नथिंग इज अवेलेबल रिटन बाय सोक्रेट्स. फिर भी आज ऑलमोस्ट 2400 ईयर्स बाद भी दुनिया की हर एक यूनिवर्सिटी में सोक्रेट्स को समझाया जाता है या पढ़ाया जाता है. क्यों? क्योंकि सोक्रेट्स ने हमको रेडीमेड आंसर्स देना नहीं सिखाया, उन्होंने हमको सोचना सिखाया. He asked us to question everything, even our own belief. और इसी वजह से हम उनको सिर्फ एक फिलोसोफर नहीं कहते, हम उनको अ टीचर ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग भी मानते हैं. So in today's lecture, we'll not study about just the biography of Socrates. हम उनका historical background समझेंगे, plus ऐसा क्या हुआ या उन्होंने ऐसा क्या किया जो उनको डेथ सेंटेंस मिला. Socratic problem क्या होती है, Socratic method क्या होता है, and lastly, आज के contemporary time में what is the relevance of Socrates. Everything will be covered in this lecture. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर. Okay, so starting with a very short introduction about Socrates. Socrates का birth approximately 469 BC में एथेंस में हुआ होगा and उनकी death approximately 399 BC में हुई थी. ठीक है. Also, if you look at the slide, आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे. Here I have written no writings, which means there is no available writing written by Socrates. There is no text available written by Socrates. देखो, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है, आज से लगभग 500 साल बाद अगर कोई स्कॉलर या कोई हिस्टोरियन, रिसर्चर अगर आपके ऊपर रिसर्च करना चाहे, ठीक है, आप पे स्टडी करना चाहे, तो वो कैसे करेगा? अगर आपने कोई बुक नहीं लिखी है, कोई टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है, कोई डायरी नहीं है, ठीक है, कोई सोशल मीडिया अकाउंट भी नहीं है आपका, तो वो कैसे जानेगा आपके बारे में? दूसरों से बात करके, उनसे आपके थ्रू जान के, है ना? तो ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम सोक्रेट्स के साथ भी हुई, क्योंकि आज हम जो भी सोक्रेट्स के बारे में जानते हैं, जितना भी हम सोक्रेट्स को जानते हैं, वो हम दूसरे लोगों के थ्रू जानते हैं, दूसरे लोगों की राइटिंग्स के थ्रू जानते हैं. और मेनली 4 इम्पोर्टेंट सोर्सेज है जिससे कि हम सोक्रेट्स के बारे में जान सकते हैं या जानते हैं. ठीक है, जिसमें से फर्स्ट वी हैव प्लेटो, जेनेफन, एरिस्टोफेंस एंड एरिस्टोटल. तो जो प्लेटो था वो तो सोक्रेट्स का सबसे फेमस स्टूडेंट था. ठीक है, उन्होंने डायलॉग्स लिखे
जिसमें जो मेन कैरेक्टर था ही वॉज सोक्रेट्स। देन जेनेफन ने सोक्रेट्स को एक प्रैक्टिकल और एक सिंपल टीचर के रूप में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट जो एरिस्टोफेन्स था वो एक कॉमिक प्ले राइटर था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो सोक्रेट्स का मजाक भी बनाया है। ओके, एंड लास्टली वी हैव एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल कौन था? वो प्लेटो का स्टूडेंट था। तो उन्होंने अपने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से सोक्रेट्स के आइडियाज को डिस्कस किया। ठीक है, तो इसीलिए जब हम सोक्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं तो अलग अलग लोगों के थ्रू सोक्रेट्स को समझते हैं, right? Now next important thing we can see here is we have three headings here. First is the method, second is ethics, next is politics. We'll study these three headings first, and if we understand these 3 points we can study the whole philosophy of Socrates. ठीक है, जिसमें जो मेथड है उसका मतलब है कि नॉलेज को गेन करने का जो तरीका है उसको हम मेथड बोलते हैं। ठीक है, वो मेथड के अंडर आता है। नेक्स्ट इज एथिक्स, जिसमें आता है कि हम एक अच्छा इंसान कैसे बने। ठीक है, उसके बाद आता है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि हम एक सोसाइटी को मॉरली बेटर कैसे करें। ओके, तो बेसिकली अगर मैं सोक्रेट्स को एक सिंपल लाइन में या सेंटेंस में एक्सप्लेन करूं तो आई वुड से कि सोक्रेट्स जो है ही शिफ्टेड द फिलॉसफी फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स टू अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन। ठीक है, क्योंकि जो पहले के स्कॉलर्स थे they used to ask questions like what is a universe, या फिर यूनिवर्स कैसे बना, सन, मून, एयर, वाटर, फायर, क्लाउड्स, विंड्स, क्या इन सब से बना? तो ये सब तो नेचुरल क्वेश्चंस हैं। सोक्रेट्स ने बोला कि ओके ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, आई अग्री, बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हम एक अच्छा इंसान कैसे बने। और इसी वजह से हम सोक्रेट्स को फादर ऑफ मॉरल फिलॉसफी भी बोलते हैं। ओके, बट अगर हमको किसी भी फिलॉसफर के आइडिया को समझना है तो सिर्फ उसका आइडिया पढ़ना ही इनफ नहीं रहता है, हमको उसके इन्वॉल्वमेंट को भी समझना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको कन्फ्यूशियस के लेक्चर में भी बताया था कि किसी भी पॉलिटिकल फिलॉसफर का या फिर थिंकर का जो आइडिया है, जो थॉट है, वो आइसोलेशन में या फिर वैक्यूम में डेवलप नहीं होता है। वो कैसे डेवलप होता है? बाय रिस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशन और द सर्कमस्टांसेस और द इश्यूज व्हिच अराइज इन द सोसाइटी। ठीक है, तो बेसिकली हर एक फिलोसोफर अपने टाइम की जो प्रॉब्लम्स है, जो इश्यूज है, जो कंसर्न्स है, उनको आंसर करने की कोशिश करता है इन देयर राइटिंग्स, इन देयर आइडियाज, इन देयर थॉट्स। ओके, सो अगर आपको किसी भी थिंकर या फिलोसोफर या राइटर के बारे में जानना है, ठीक है, बी इट एनी थिंकर, फॉर एग्जांपल सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, हॉब्स, लॉक, रूसो, रॉल्स, एनीबडी फॉर दैट मैटर, अगर आपको एक्चुअली उनके आइडियाज के बारे में जानना है, उनको समझना है, तो थोड़े टाइम के लिए विदाउट जजिंग दैट राइटर, विदाउट जजिंग दैट फिलोसोफर, जस्ट ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ हिज वर्ल्ड। मतलब कि उसको जज करने से बेटर है कि आप उसकी दुनिया में एंटर करने की कोशिश करो। जैसे कि ये बोलने से बेटर कि अरे आइडियल स्टेट तो पॉसिबल ही नहीं है, ये कैसी बातें कर रहे हैं। आई अग्री, बट आप उसको समझने की कोशिश करो, उसकी दुनिया में जाके देखने की कोशिश करो कि वो क्या इमेजिन कर रहा था, वो चीज़ें आप एक बार इमेजिन करो, सो यू कैन अंडरस्टैंड द थिंकर इन अ मच बेटर एंड ईजियर वे। ठीक है, सो थोड़े टाइम के लिए, सपोज इफ यू आर स्टडिंग अबाउट सोक्रेट्स फॉर नाउ, थोड़े टाइम के लिए जस्ट इमेजिन योरसेल्फ इन द एनवायरनमेंट विच सोक्रेट्स यूज्ड टू लिव। ठीक है, जहाँ पे सोक्रेट्स रहता था, थोड़े टाइम के लिए उस दुनिया में जाके देखते हैं ना वो कैसी थी, है ना। सो
चलिए अब हम सोक्रेट्स की दुनिया में चलेंगे एंड देखेंगे कि उसकी दुनिया कैसी थी एंड उसने क्या क्या चीजें देखी जिसकी वजह से आज जो सोक्रेट्स की फिलॉसफी है वो डेवलप हुई है, उसके आइडियाज डेवलप हुए हैं। ठीक है, तो चलिए उसकी दुनिया में थोड़ी देर के लिए इमेजिन करते हैं खुद को। ओके, सो इमेजिन करो, आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि आप एक ऐसे देश में हो जहाँ पे कंटिन्यूसली वॉर हो रही है। ठीक है, लड़ाइयाँ हो रही है हर जगह एंड गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा इंस्टेबल है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और लोग बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो रहे हैं वहाँ पे, हर तरफ अनसर्टेनिटी है। ठीक है, अब ऐसे एनवायरनमेंट में बेसिकली क्या करेंगे लोग? जनरली लोग एक दूसरे पे ब्लेम डालना स्टार्ट कर देंगे, है ना। अब इसी एनवायरनमेंट में सोक्रेट्स ने अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करी है। ओके, अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बताती हूँ। जो सोक्रेट्स थे ना, वो सिर्फ एक फिलोसोफर नहीं थे, वो एथेंस की आर्मी में एक सोल्जर भी थे। उन्होंने वहां पे मिलिट्री सर्विस भी दी है। दिस मीन्स कि वो सिर्फ एक क्लासरूम फिलोसोफर नहीं थे, ही हैड रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस एज वेल। तो इसके बाद क्या हुआ, एथेंस में ने बहुत डिफिकल्ट फेज देखा। ठीक है, एथेंस में एक वॉर हुई बिटवीन एथेंस एंड स्पार्टा, जिसमें एथेंस लॉस्ट, एथेंस हार गया। ठीक है, तो अब आप एक बात बताओ, अगर कोई कंट्री वॉर हार जाती है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, वहां के लोग भी इमोशनली मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, राइट। तो एग्जैक्टली ऐसा ही एथेंस में हुआ। वॉर एंड होने के बाद वहां पे एक ओलिगार्किक गवर्नमेंट आ गई, जिसको हम 30 टायरेंट्स रूल्स भी बोलते हैं। ओके, ये जो है ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी, बहुत ज्यादा हार्श रूल्स थे इसके, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे। ठीक है, बट बाद में क्या हुआ, बाद में वहां पे डेमोक्रेसी आई। बट तब तक लोग अपना ट्रस्ट ब्रेक कर चुके थे, लोग बहुत सस्पिशियस हो गए थे। और इसी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में सोक्रेट्स का ट्रायल हुआ। जो हिस्टोरियन वो इसीलिए बोलते हैं कि सोक्रेट्स को समझने के लिए सिर्फ फिलॉसफी समझना जरूरी नहीं है, हमको हिस्ट्री भी जाननी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि जो एथेंस के लोग हैं वो एक फिलोसोफर से क्यों डरते थे, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। सी, सपोज करो आप लोग एक स्कूल में हो, ठीक है, और उस स्कूल में बहुत सारे बच्चे। ओके, अब थोड़े से जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, तो जो वहाँ पे प्रिंसिपल है वो भी टेंशन में है, प्लस जो टीचर्स है वो भी प्रेशर में है। क्योंकि अगर कोई टीचर बार बार बच्चों से क्वेश्चंस पूछता रहेगा, तो जो सामने ये सब चीज सिचुएशंस ऑब्जर्व कर रहा है वो तो यही बोलेगा ना कि ये टीचर बच्चों को बिगाड़ रहा है या फिर बच्चों को तंग कर रहा है। बट दे वुड नॉट नो कि टीचर का इंटेंशन क्या है। व्हाट इफ टीचर का इंटेंशन उन बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना हो, उनका जो रिफ्लेक्टिव लेवल है ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो इंक्रीज करना हो, राइट। तो एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही सोक्रेट्स के साथ हुआ। क्या हुआ कि एथेंस ना रिसेंटली वॉर हार चुका था। ठीक है, वहाँ पे सिचुएशन जो थी बहुत अनस्टेबल थी, जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत वीक, लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, और जो सोक्रेट्स है वो हर किसी से जा जाके क्वेश्चंस पूछते रहते थे, फिर चाहे वो पॉलिटिशियन हो, रिलीजियस लीडर्स हो या ऑर्डिनरी सिटीजन्स हो, सबसे ज़्यादा के ना क्वेश्चंस पूछते थे, जैसे कि जस्टिस क्या होता है, वर्च्यू क्या होता है, करेज क्या होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, और जब लोग इन चीज़ों का आंसर करते थे ना, तो जो सोक्रेट्स है वो उनके आंसर्स को लॉजिकली एग्जामिन करने लग जाते थे। तो कई बार क्या होता था कि लोग अपनी ही दी गई डेफिनेशंस में कॉन्ट्राडिक्ट करने लग जाते थे। अब सोचिए, जो लोग पावर में हैं, क्या उनको एक ऐसा फिलोसोफर पसंद आएगा? नहीं आएगा ना। इसीलिए क्या हुआ, उनके अगेंस्ट, सोक्रेट्स के अगेंस्ट एक ऑफिशियल रिलीजियस चार्ज, ठीक है, लग गया। अब जो हिस्टोरियंस है ना वो ये भी बोलते हैं कि बैकग्राउंड में पॉलिटिकल फियर भी बहुत था। मतलब
सरफेस पे तो रिलीजियस चार्ज लगा है, बट एट द बैक एंड पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है। अब हमने ना ये चीजें 2-3 बारी सुन ली है कि सोक्रेट्स ने कुछ लिखा नहीं था, उनकी कोई बुक अवेलेबल नहीं है, कोई राइटिंग अवेलेबल नहीं है। तो नाउ द एक्चुअल क्वेश्चन अराइजेस कि जब सोक्रेट्स ने कुछ लिखा ही नहीं है, उनका कोई काम ही अवेलेबल नहीं है, तो एक्चुअल सोक्रेट्स था कौन, हमें कैसे पता? अब ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को बोला जाता है द सोक्रेटिक प्रॉब्लम। सी, अगर आप लोग किसी एक फेमस टीचर के स्टूडेंट है, ठीक है, और आपने उनकी जो भी उनसे आपने सीखा, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वो आपने एक बुक में लिखी, ओके। एंड सिमिलरली जो सेकंड स्टूडेंट है उसने भी बुक लिखी, थर्ड ने बुक लिखी, फोर्थ स्टूडेंट ने बुक लिखी। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 3-4 स्टूडेंट्स ने बुक लिखी है, इनके अंदर जो भी कंटेंट है, क्या वो एग्जैक्टली सेम होगा? क्या उनकी जो भी इंटरप्रिटेशंस है, क्या वो एग्जैक्टली सेम होगी? नहीं, राइट? तो एग्जैक्टली यही सेम प्रॉब्लम सोक्रेट्स के साथ भी हुई, क्योंकि सोक्रेट्स ने खुद तो कभी कुछ लिखा नहीं। तो जो कुछ भी हम सोक्रेट्स के बारे में जानते हैं, वो इन अलग अलग लोगों की राइटिंग्स के थ्रू जानते हैं, इन अलग अलग लोगों के इंटरप्रिटेशंस के थ्रू जानते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जो प्लेटो के सोक्रेट्स हैं वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम जेनेफन के सोक्रेट्स, ठीक है। एंड एरिस्टोफेन्स ने तो सोक्रेट्स को एक ह्यूमरस कैरिकेचर बताया। इसीलिए जो हिस्टोरियंस हैं वो ये बोलते हैं कि हिस्टोरिकल सोक्रेट्स को रिकंस्ट्रक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो फिर ये जो हमारा पूरा चैलेंज है, इसको हम बोलते हैं द सोक्रेटिक प्रॉब्लम। बट रिमेंबर वन थिंग कि ये जो प्रॉब्लम है, दिस डज नॉट मीन कि सोक्रेट्स इज अ इमेजिनरी कैरेक्टर। नो, दिस ओनली मीन्स कि जो सोक्रेट्स की फिलॉसफी है, उसको समझते वक्त हमको अलग अलग फिलोसोफर्स की राइटिंग्स को बहुत क्रिटिकली कंपेयर करके पढ़ना चाहिए। और ये सेम बात सोक्रेट्स की टीचिंग से भी मैच करती है। कैसे? क्योंकि वो खुद भी ऐसा कहते थे कि हर एक चीज को क्वेश्चन करो, राइट? तो आज आप ये आयरनी देखिए कि हिस्टोरियंस को सोक्रेट्स को समझने के लिए भी क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं। सो अभी तक हमने सोक्रेट्स की लाइफ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सोर्सेज, ये सब चीजें पढ़ी। सो नाउ वी मूव टू अ पॉइंट व्हिच मेड सोक्रेट्स अ वेरी इन्फ्लुएंशियल टीचर ऑफ हिस्ट्री। हमने उसकी जो हिस्टोरिकल सिचुएशन थी, या फिर वो कैसी सिचुएशन में रहते थे, या फिर क्यों सोक्रेट्स को पढ़ना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये सब चीज़ें देखी। हम अब एक ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहे हैं जहाँ हम ये समझेंगे कि जो सोक्रेट्स है वो एग्जैक्टली पढ़ाते क्या थे, व्हाट एग्जैक्टली डिड सोक्रेट्स टीच, ठीक है। Was he giving long lectures like university professors, or did he write any textbook, or did he simply tell people what is right and what is wrong? So basically, no. Socrates believed that the best way to teach someone something was not by giving answers, but by asking the right questions. And this basically became famous as the Socratic method. ठीक है, एंड सोक्रेटिक मेथड समझने से पहले आई जस्ट गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, ओके। सो इमेजिन यू हैव अ यंगर सिबलिंग। वो एक दिन आपके पास आता है और ऐसे बोलता है कि आपको पता है चीटिंग ना बहुत सही चीज़ होती है, बिकॉज मेरी क्लास में तो सब लोग करते हैं। तो आप उसको क्या जवाब दोगे? कि नहीं, चीटिंग बहुत गलत चीज़ होती है और तुम भी नहीं करोगे, ऐसे बोलोगे? एंड यू थिंक कि वो समझेगा? नो। एंड इंस्टेड अगर आप उसको ये बोलो कि एक बात बता, चीटिंग सही क्यों होती है? एंड ही सेज क्योंकि सब करते हैं ना। देन यू आस्क हिम, तो फिर क्या सब कुएं में कूदेंगे, तू भी कूदेगा? द वेरी कॉमन एग्जांपल एवरीबॉडी गिव्स। देन ही विल स्टार्ट लाफिंग। एंड देन यू आस्क हिम कि ओके, एक बात बताओ कि अगर जो बच्चा आपकी क्लास में चीटिंग करके फर्स्ट आ रहा है,
तो क्या वो बच्चा फर्स्ट आना डिजर्व करता है? क्या वो सक्सेस डिजर्व करता है? Then that child will start thinking, right? Then he'll think what is right and what is wrong for him. So what did you just do? You did not give that child a lecture. You did not give him the straight answer. Rather, you asked him questions, है ना? Which ultimately helped him to reach to his answer himself. ठीक है, उसने उसको उसके जवाब तक खुद पहुंचाया, आपने सिर्फ उससे क्वेश्चंस पूछे. ओके, तो बेसिकली सॉक्रेट्स बिलीव कि जो नॉलेज होती है दैट कैन नॉट बी पोर्ड इनटू अ इंडिविजुअल्स ब्रेन. मतलब हम किसी के दिमाग में ज्ञान ऐसे भर नहीं सकते हैं, डाल नहीं सकते हैं जैसे कि हम बॉटल में पानी डाल रहे हैं. इतना सिंपल नहीं है किसी के दिमाग में नॉलेज डालना. ओके, इंस्टेड अ टीचर हेल्प्स अ स्टूडेंट टू डिस्कवर द ट्रुथ by himself, and that is how Socrates used to teach. And this is why Socrates spent most of his life asking questions. Whenever he used to meet politicians, religious leaders, or any other ordinary citizen, he just used to ask questions like what is justice, what is happiness, what is virtue, what is courage, what is friendship, what is honesty. He just simply used to ask a lot of questions. सो स्टार्टिंग में क्या होता था, जो लोग हैं दे यूज टू आंसर वेरी कॉन्फिडेंटली. ठीक है, बट देन व्हाट हैपेंड वाज सॉक्रेट्स स्टार्टेड आस्किंग डीपर क्वेश्चंस. वो उनके और डीप क्वेश्चंस पूछने उसने स्टार्ट कर दिए, या फिर और डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट कर दिए, उन्हीं को क्रॉस क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि ये जो स्टेटमेंट्स थी वो आपस में ही कॉन्ट्राडिक्ट करने लग गई. ठीक है, so this process is known as elenchus or refutation. Okay, so basically I'll just simplify it for you. ठीक है, देखो, elenchus का मतलब होता है to basically this is a method of testing an idea by asking questions until its weakness becomes visible. मतलब फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैंने किसी से पूछा कि व्हाट इज करेज, तो उसने बोला करेज मतलब नॉट फीलिंग फियर, मतलब डर ना लगना इज करेज. तो फिर सोक्रेट्स ने पूछा कि अच्छा, तो फिर जो सोल्जर्स होते हैं उनको कभी डर नहीं लगता? तो उसने बोला कि हाँ लगता है, क्यों नहीं लगता. देन सोक्रेट्स आस्क्ड कि अच्छा, अगर उनको डर लगता है तो फिर क्या जो सोल्जर्स होते हैं वो करेजियस नहीं होते? देन ही स्टार्टेड थिंकिंग कि अरे ये तो मेरी डेफिनेशन थोड़ी इनकम्प्लीट सी है. फिर देन ही सेड कि नहीं, करेज का मतलब होता है टू डू द राइट थिंग इवन इफ यू फील द फियर. मतलब अगर आपको डर लग रहा है तब भी आप वो काम करो, सही काम करो, उसको बोलते हैं करेज. तो इससे क्या हुआ? Nobody has forced him to change his definition. He corrected himself, है ना? So basically, this process is known as elenchus. अब समझ आया? Simple है ना? This is basically you just keep on asking questions तब तक जब वो सामने वाला person starts interpreting his own thought process or whatever he's speaking. Now comes another interesting concept, okay, which is meiotic and midwifery. Midwifery क्या होता है? Basically जो Socrates है, he compared himself to a midwife. Midwife क्या होता है? They are the women who help a pregnant woman during the pregnancy, okay, and a few weeks after pregnancy and during the childbirth. ठीक है, okay. सो जो सोक्रेट्स है उन्होंने कंपेयर करा खुद को विद मिडवाइफ. ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेंज है बट आप इसको समझो, देन इट विल बी इजियर फॉर यू. जो मिडवाइफ्स होती है, डू दे क्रिएट द बेबी? नो, द बेबी ऑलरेडी एग्जिस्ट, है ना. द मिडवाइफ ओनली हेल्प्स
during the childbirth. Similarly, Socrates believe कि जो truth है ना, that already exists. I am only helping them to take that out. ठीक है, तो सोक्रेट्स का मानना था कि जो सच्चाई है वो तो इंसान के अंदर ही होती है. एंड दिस इज बेसिकली अ वेरी ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट जो सोक्रेट्स ने दिया है मियोटिक मेथड का. इसका मतलब होता है कि एक टीचर का काम होता है सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है, बेसिकली जो स्टूडेंट है उसकी नॉलेज एनहांस करना. ओके, एंड जो एक गुड टीचर है, he will never make his or her students dependent. Rather, he will make the students think critically, think deeply. And this is a very interesting method even till date. Many universities, many business schools, management schools, law schools, they use this method so that the students start thinking independently, they start thinking critically, their decision making capability that increases. Okay, so instead of giving direct answers, they start asking questions so that the students learn to give reasons. Now look at this very famous and a repeated quote in exams: the unexamined life is not worth living. What does this mean? क्या हमारी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है? No, he means something deeper than that. He says, if we never question our life, our belief, our habits, our decisions, our own values, then we are simply living mechanically. A meaningful life requires reflection or self-examination. So this is why Socrates ये बोलते हैं कि don't just live, understand why you live the way you live. अच्छा ठीक है, इतना is clear. Now you must be thinking कि okay, Socrates तो used to ask questions. तो क्या Socrates को सारे आंसर्स आते थे? No. And this brings us to another concept, which is Socratic ignorance. ठीक है. Now basically what is ignorance? See, ignorance means not knowing something. सिंपली इग्नोरेंस का तो यही मतलब हुआ कि आपको कुछ चीज नहीं पता है, राइट? बट सोक्रेट्स ने ये कुछ डिफरेंटली यूज किया है वर्ड. ठीक है, देखो, दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी. स्टूडेंट ए बोलता है कि मुझे तो सब आता है. ओके, स्टूडेंट बी बोलता है कि मुझे तो काफी कुछ आता है बट मुझे अभी और सीखना है. अब एक बात बताओ, इनमें से who is likely to learn or improve better? Obviously the second one. क्यों? Because वो और सीखना चाहता है ना. और यही है सोक्रेटिक इग्नोरेंस. ओके, आपको पता है प्लेटो की ना एक बुक है अपॉलजी, ठीक है, उसमें ऐसा लिखा है कि जो ओरेकल है, ओरेकल क्या होता है? ही इज अ पर्सन और अ मीडियम जो गॉड और ह्यूमन के बीच में काइंड ऑफ मैसेजेस देते हैं. जैसे प्रीस्ट होते हैं मंदिर में, जो हेड्स होते हैं, है ना, तो वैसे. सो जो ओरेकल होता है, उन्होंने ऐसा बोला, ऐसा प्लेटो की अपॉलजी में मेंशन्ड है कि ओरेकल ने बोला कि नो वन इज वाइसर देन सोक्रेट्स. ठीक है, उसमें ऐसा लिखा. देन जब ये बात सोक्रेट्स को पता चली, ही वाज सरप्राइज्ड. ही सेड, I don't think I am the wisest. ठीक है. Then he started meeting a lot of politicians, artists, craftsmen, intellectuals. काफी लोगों से वो मिले और सबसे क्वेश्चंस पूछने लग गए जैसे कि वो करते थे. Then he noticed one thing. उन्होंने एक चीज नोटिस करी कि बहुत लोगों को लगता है कि उनको तो सब कुछ पता है, बट इन एक्चुअल उनको नहीं पता है. उनकी जो नॉलेज है वो बहुत ही सुपरफिशियल सी है. Then he comes to a conclusion. वो फिर एक conclusion पे आते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि
मैं ही सबसे वाइसेस्ट हूँ क्योंकि मुझे ये तो पता है कि मुझे कुछ नहीं पता है, ठीक है। सो बेसिकली ही सेज दैट आई थिंक आई एम वाइसर ओनली बिकॉज एट लीस्ट आई नो दैट आई डोंट नो एनीथिंग, ठीक है। तो ये जो इनकी एक फेमस स्टेटमेंट है ना, दैट ही नोज ही डज नॉट नो, इसका ये मतलब है, ओके। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा फुलिश थे, नो। He said, I am not saying I am foolish. He was saying that true wisdom begins when we recognize the limits of our knowledge. मतलब देखो, think about science. साइंटिस्ट जो होते हैं वो कभी ये नहीं बोलते कि हमें सब कुछ पता है. Instead, every discovery they do ना, जो भी वो अलग अलग शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, डिस्कवरी करते हैं चीज़ों की, उससे नए नए क्वेश्चंस आते हैं, उससे वो उनको नई नई चीज़ों के बारे में पता चलता है ना। तो बेसिकली जो लर्निंग होती है दैट नेवर एंड्स। तो सोक्रेट्स वांटेड कि ये जो क्यूरियोसिटी है लोगों के अंदर, ये उनके अंदर पूरी लाइफ होनी चाहिए ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स, ओके। So whenever you hear the word Socratic ignorance, just remember one thing: they are not celebrating the ignorance. Okay. In fact, rather than that, they are celebrating intellectual humility. ठीक है? Now comes one very very interesting thing. ठीक है? Socrates ने एक और statement दी which says nobody knowingly chooses the evil. मतलब समझे? देखो, सपोज करो एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, वो एक जलती हुई कैंडल को जाके टच कर देता है, ओके, उससे क्या होगा? उसका हाथ जल जाएगा, राइट। अब एक बात बताओ, आप अगर उसकी जगह होते तो आप क्या वो करते? नहीं। उस बच्चे ने क्यों किया? क्योंकि उसको पता ही नहीं था ना कि वो गर्म है, तो उसने टच कर दिया। आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि आपके पास नॉलेज है कि वो चीज गर्म है एंड यू कैन नॉट टच इट, यू शुड नॉट टच इट, है ना, ठीक है। तो सोक्रेट्स ये सेम रीजन यूज करता है फॉर मोरालिटी। ही से व्हेन पीपल डू रॉन्ग दे एक्चुअली मिसअंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रूली गुड। मतलब अगर किसी को सच में पता होगा कि सही क्या है तो वो सही करेगा, वो गलत इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको नहीं पता कि सही क्या है, ओके। दैट मीन्स इफ समवन genuinely knows what is justice, he will choose justice. Or if someone honestly understands what is honesty, he will choose honesty, है ना। So this is why Socrates says कि virtue is knowledge. देखो, virtue is knowledge, okay? और जो knowledge है that leads us to the right action, ठीक है। ignorance जो होता है that leads us to the wrong action. अगर हमें knowledge होगी तभी हम सही काम करेंगे, अगर knowledge नहीं है, if you don't know anything, if you are ignorant of something, then that will lead to the wrong action. तभी आप गलत काम कर रहे हो क्योंकि आपको सही काम नहीं पता है, सही चीज पता ही नहीं है अभी, okay? See, let's now take another example, okay? अगर if somebody is accepting a bribe, okay? अगर किसी ने रिश्वत एक्सेप्ट कर ली, स्वीकार कर ली, क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि पैसा ज्यादा बड़ा है या इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ही फील्स दैट मनी इज मोर वैल्यूएबल देन हिज ओन इंटेग्रिटी। तो इस चीज में सोक्रेट्स क्या बोलेंगे? प्रोबेबली दैट पर्सन डू नॉट नो और डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट अ ट्रू गुड लाइफ इज। अगर उस पर्सन को एक्चुअली पता होता कि जो ऑनेस्टी है, जो वो कितना लास्टिंग इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे छोड़ सकता है, आपका इनर पीस के लिए कितना अच्छा होता है, यू वुड हैव नेवर डन दैट, है ना। तो इस चीज में सोक्रेट्स वुड हैव सेड कि उसने जानबूझ के करप्शन चूज नहीं किया, उसको पता ही नहीं है कि सच्चाई की वैल्यू क्या है लाइफ में। तो ऑफ कोर्स मेनी thinkers, modern thinkers would disagree to this concept. Basically, they argue that people know what is right and what is wrong, but still they fail. Why? Because of their anger or temper or addiction or fear or many other reasons. So basically, while Socrates' idea is powerful,
this idea also has a few limitations. Okay, that is why this idea still has a lot of debates till date. Acha, okay, now tell me one thing. If virtue is so important, if knowledge is so important, then what should a human being care about most? अगर वर्च्यू इतना ज़रूरी है एक ह्यूमन के लिए, तो उसको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की चिंता करनी चाहिए? मनी? पावर? पॉपुलैरिटी? नो। सोक्रेट्स उसका आंसर देते हैं केयर ऑफ द सोल। देखो, सपोज इफ समवन हैज अ लॉट ऑफ मनी, अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, बहुत लग्जरी है, एक अच्छा सा बड़ा सा लग्जरियस हाउस है, कार्स हैं, ड्राइवर्स भी है, बट वो कॉन्स्टेंटली ना बहुत झूठ बोलता है, लोगों पे चीट करता है, एंड ही हैज नो कंपैशन। ठीक है, सो वुड यू कॉल दैट पर्सन अ सक्सेसफुल पर्सन? Will that person be a successful human being? Financially, yes, but morally, no. And this is exactly what Socrates wanted people to think of. Okay, he believed कि जो सोसाइटी है, जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं अपनी बॉडी के बारे में सोचने में, ठीक है, या फिर अपनी वेल्थ के बारे में सोचने में, या रेपुटेशन के बारे में सोचने में, या फिर पार के बारे में सोचने में। बट इससे भी बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको वो लोग निगलेक्ट कर रहे हैं, और वो क्या है? वो है हमारी अपनी सोल, हमारी आत्मा। ओके, सोल का मतलब यहाँ पे कोई रिलीजन नहीं है, इट इज आवर ओन इनर कैरेक्टर। ओके, आवर कंसाइंस, आवर वैल्यूज, आवर moral intelligence, or the kind of a person we become. Okay, now imagine there are two people. Okay, दो लोग हैं, एक के पास 10 करोड़ रुपए हैं। ओके, एंड वो ना लेकिन ऑनेस्ट नहीं है, वो बहुत ही करप्ट आदमी है, बहुत चीटिंग करता है, लोगों से झूठ बोलता है। ओके, एंड दूसरा पर्सन है हु लिव्स अ वेरी सिंपल लाइफ, ठीक है, एंड ही डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ मनी, वो बहुत ही मीडियोकर लाइफ जी रहा है। ओके, बट ही इज अ वेरी ऑनेस्ट, सिंपल, इनोसेंट मैन, बट अ वेरी रिस्पेक्टफुल लाइफ विद इंटेग्रिटी एंड पीस। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर सोक्रेट्स पूछेंगे कि हु इज ट्रूली अ रिच मैन, his answer would be obviously the second one, because उनकी जो सोल है ना, जो सेकंड पर्सन है, उसकी सोल इज अ हेल्दी सोल। ओके, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सोक्रेट्स जो वेल्थ है वो तो चली जाएगी, इट कैन बी लॉस्ट, द पावर कैन डिसअपियर, द ब्यूटी कैन फेड, बट योर कैरेक्टर डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ यू लिव. That is why Socrates says, he tells everyone that before taking care of your bank balance, you should take care of your own character. And honestly, even after 2400 years, this advice still feels relevant, right? So, we understood four revolutionary ideas that made Socrates different from everyone of his time. Basically, he taught through questions rather than lecture. He believed that true wisdom begins with intellectual humility. Next, he argued that virtue is deeply connected with knowledge. And lastly, he reminded us that building our character is way more important than chasing wealth or fame, right? So, I think we shall move on to the next part. Okay. एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमको ये तो पता चल गया कि हमको ना एक अच्छा इंसान बनना है, बट हमको ये कैसे पता चलेगा कि गुड क्या होता है, जस्टिस क्या होता है, वर्च्यू क्या होता है, करेज क्या होता है, ऑनेस्टी क्या होता है?
बिकॉज हर एक इंसान की अपनी अलग अलग डेफिनेशंस हो सकती है, सबके अपने अलग पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, राइट? तो अब शुरू होती है सोक्रेट्स की सर्च फॉर डेफिनेशंस, ठीक है? इफ आई आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, अगर मैं क्लास में पूछूं कि हु इज अ गुड स्टूडेंट, तो एक बच्चा बोलेगा मैम जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाता है, दूसरा बोलेगा मैम जो रेगुलरली ना क्लासेस अटेंड करता है वो होता है, अब तीसरा बच्चा बोलेगा मैम जो सबसे ऑनेस्ट है वो गुड स्टूडेंट है। अब एक बात बताओ, कौन सा बच्चा सही बोल रहा है? सबके आंसर्स अलग अलग। तो फिर एक गुड स्टूडेंट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या हुई? तो यही सेम चीज अब सोक्रेट्स भी करते हैं। वो सबसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ओके? वो पूछते हैं कि जस्टिस क्या होता है, वर्च्यू क्या होता है, पीटी क्या होती है, फ्रेंडशिप क्या होती है, ऑनेस्टी क्या होती है, करेज क्या होता है। अब जब सामने वाला आंसर करता है ना, सोक्रेट्स हर एक डेफिनेशन को टेस्ट करते हैं, ओके? उनका मानना ये था कि अगर जब तक किसी एक कॉन्सेप्ट को क्लियरली डिफाइन नहीं करते तो हम उसको करेक्टली प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, ओके? अच्छा देखो, सपोज आपको डॉक्टर ने बोला कि आपको ना हेल्दी फूड खाना है, ठीक है? तो आप बोलो कि डॉक्टर कौन सा फूड? डॉक्टर कहेगा बताया तो हेल्दी फूड, बट आपको तो जानना है ना कि हेल्दी फूड मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अच्छा क्या क्या, कितनी कितनी क्वांटिटी। सो इसी तरह फिलॉसफी में भी वेग वर्ड और उनका कोई यूज नहीं है, तो सोक्रेट्स को क्लैरिटी चाहिए, इसीलिए वो बार बार क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है? वो सबसे पूछते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन, और ये ही एक क्वेश्चन उनकी पूरी फिलॉसफी की जान है, ओके? अगर आप प्लेटो की डायलॉग्स देखोगे तो उसमें यूथफ्रो ने लिखा व्हाट इज पिटी, नीचेस में लिखा हुआ है व्हाट इज करेज, मेनू में लिखा हुआ है कैन वर्च्यू बी टॉट, रिपब्लिक जो प्लेटो की सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है उसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज जस्टिस। सो एवरी बुक और एवरी डायलॉग इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ डेफिनेशन, राइट? और फिर उस डेफिनेशन को वो टेस्ट कर रहे, इसीलिए सोक्रेट्स जो है वो फिलॉसफी को एक अब्स्ट्रैक्ट डिस्कशन नहीं बोलते हैं, ठीक है? वो उसको एक लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन बना देते, ठीक है? आज भी अगर कोई भी रिसर्चर क्लियर डेफिनेशन नहीं दे पाता है ना, तो उसकी रिसर्च को हम वीक मानते हैं। तो इनडायरेक्टली जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का ट्रेडिशन है वो भी सोक्रेट्स से स्ट्रांग हुआ। बट सोक्रेट्स अकेले ही टीचर नहीं थे, उनके टाइम पे और भी टीचर्स थे जिसको हम सोफिस्ट बोलते हैं, ठीक? तो क्वेश्चन ये है कि अब दोनों टीचर्स हैं, दोनों पढ़ा रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है? Here's the difference, बट ये आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है, ओके? सुनिए, फॉर एग्जाम्पल अगर दो कोचिंग सेंटर्स है, ठीक है? फर्स्ट वाला कोचिंग सेंटर ये क्लेम करता है कि मैं स्टूडेंट्स का इंटरव्यू क्रैक करवा दूंगा, क्लियर करवा दूंगा, ठीक है? सेकंड जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो ये बोलता है कि मैं जो स्टूडेंट है उसको एक्चुअली एक नॉलेजेबल पर्सन बनाऊंगा, उसको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है? मैं तुमको सच में एक नॉलेजेबल पर्सन बनाना चाहता हूँ, ओके? दोनों पढ़ा रहे हैं बट दोनों का एम अलग अलग है। एग्जैक्टली यही डिफरेंस सोक्रेट्स और सोफिस्ट में है, ठीक है? तो सोफिस्ट कौन थे? सोफिस्ट बेसिकली प्रोफेशनल टीचर्स, वो फीस लेके स्टूडेंट को सिखाते थे, ठीक है? कैसे स्पीच देनी है, कैसे डिबेट जीतनी है, कैसे पब्लिक को कन्विंस करना, बेसिकली उनका फोकस था सक्सेस, पॉलिटिकल सक्सेस, पब्लिक सक्सेस, कोर्ट रूम सक्सेस, पब्लिक स्पीकिंग, और ऑनेस्टली ना ये स्किल्स इंपॉर्टेंट भी थे। बट सोक्रेट्स का ये मानना था कि अगर तुम सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करना सीख जाओगे बट तुमको ये नहीं पता होगा कि सच क्या है, सही क्या है, गलत क्या, तो सोसाइटी का क्या होगा? उनका कहना ये था कि जो स्पीच है उसका पर्पस सिर्फ अप्लॉजेस नहीं होना चाहिए, बल्कि
ट्रुथ होना चाहिए। देखो सपोज कोई एक पॉलिटिशियन है, ठीक है, कोई भी पॉलिटिशियन है, वो बहुत अच्छा स्पीकर है, बहुत अच्छे से बोलता है ऑन स्टेज, लोगों को इजीली कन्विंस कर लेता है, ठीक है, बट अ ट्विस्ट इज कि वो झूठ बोलता है, जो भी बोलता है वो झूठ बोलता है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, क्या सिर्फ अच्छा बोलना सही है, इम्पोर्टेंट है, या फिर सही बोलना या सच बोलना इम्पोर्टेंट है? सोक्रेट्स ने बोला कि द ट्रुथ इज मोर इम्पोर्टेंट दैन पॉपुलैरिटी, इसीलिए वो रिथोरिक की क्रिटिसिज्म भी करते हैं। ओके, अगर सोफिस्ट पूछते हैं कि हाउ कैन आई विन द आर्ग्यूमेंट, सोक्रेट्स बोलते हैं हाउ कैन आई डिस्कवर द ट्रुथ। ये ही सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों में। ओके, एंड इसी वजह से सोक्रेट्स को एक पेड टीचर की बजाय एक मॉरल फिलोसोफर माना जाता है, ठीक है। तो अभी तक हम इंडिविजुअल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। अब सोक्रेट्स ने बोला कि अगर एक इंडिविजुअल अच्छा होगा, सिटीजन्स अच्छे होंगे, तो पॉलिटिक्स भी अच्छी होगी, राइट। तो चलिए देखते हैं सोक्रेट्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी। अब स्टूडेंट्स को लगता है कि सोक्रेट्स ने कभी पॉलिटिक्स पे कोई बुक तो लिखी नहीं है, तो उनके कोई आइडियाज भी नहीं होंगे पॉलिटिक्स के ऊपर, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली उनके जो पॉलिटिकल आइडियाज हैं वो उनके एथिक्स के अंदर ही आते हैं। सपोज करिए एक कंट्री में इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। अब उसमें कैंडिडेट ए बहुत ही नॉलेजेबल है, बहुत एजुकेटेड है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ऑनेस्ट है, ठीक है। अब कैंडिडेट बी जो है वो बहुत ही अच्छा पब्लिक स्पीकर है, लेकिन वो बहुत करप्ट भी है। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग कि अगर लोग सिर्फ स्पीचेस देखकर वोट देने लगे तो क्या डेमोक्रेसी सक्सेसफुल रहेगी? नहीं। सो एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम की तरफ सोक्रेट्स पॉइंट आउट करते हैं। वो बोलते हैं कि जो पॉलिटिक्स है उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ पावर हासिल करना नहीं होना चाहिए, पॉलिटिक्स का एक्चुअल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, रियल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सिटीजन्स को मॉरली करेक्ट बनाना या फिर बेटर बनाना, राइट। सो गवर्नमेंट का काम सिर्फ रोड्स और बिल्डिंग्स बनाना नहीं होना चाहिए, एक अच्छा सिटीजन बनाना भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्कूल है, ठीक है, उसका प्रिंसिपल क्या अपनी सिर्फ बिल्डिंग मेंटेन करे और स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन ना सिखाए, क्या वो स्कूल सक्सेसफुल होगा? नहीं। सिमिलरली इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होने से सोसाइटी स्ट्रांग नहीं होती, जो सिटीजन्स है उनका कैरेक्टर भी स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। सो सोक्रेट्स एथिक्स और पॉलिटिक्स को अलग अलग नहीं देखते, उनके लिए गुड पॉलिटिक्स बिगिंस विद गुड सिटीजन्स या गुड पीपल, और गुड पीपल बनते हैं एजुकेशन, सेल्फ एग्जामिनेशन और वर्च्यू से। अब ना एक और कंट्रोवर्शियल टॉपिक आता है कि कई बुक्स में लिखा हुआ है कि सोक्रेट्स वाज अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो क्या ये स्टेटमेंट सही, ये कंप्लीट है? नहीं। चलिए देखिए, सोक्रेट्स डेमोक्रेसी के अगेंस्ट नहीं थे, वो इग्नोरेंट डिसीजन मेकिंग के अगेंस्ट थे। डिफरेंस समझो, देखो एक हॉस्पिटल है, वहां पे ऑपरेशन होना है, ठीक है। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा डॉक्टर ऑपरेट करेगा? मेडिकल टीम, या फिर हम पब्लिक वोटिंग कराएंगे इसके लिए? मेडिकल टीम डिसाइड करेगी, राइट। क्यों? क्योंकि जो ऑपरेशन है, जो सर्जरी है, दैट रिक्वायर्स, दैट डिमांड्स नॉलेज, बिना नॉलेज के वो सर्जरी पॉसिबल नहीं है, राइट। तो सोक्रेट्स बोलते हैं कि अगर मेडिकल फील्ड में एक्सपर्टीज या फिर नॉलेज इंपॉर्टेंट है तो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं? अगर सिटीजन्स बिना नॉलेज के, बिना एक्सपर्टीज, सिर्फ इमोशंस पर डिसीजंस लेंगे तो गलत लीडर्स ही चूज करेंगे,
इसीलिए वो रिटोरिक और इमोशनल स्पीचेस से बचने के लिए बोलते। ओके, सी फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम पे ना सोशल मीडिया में कभी कभी फेक न्यूज़ वायरल हो जाती है, ठीक है। पीपल बिलीव दैट विदाउट इवन वेरीफाइंग इट। फिर बाद में पता चलता है कि इन्फॉर्मेशन फॉल्स थी। सो इसीलिए सोक्रेट्स बोलते हैं कि क्वेश्चनिंग जरूरी है। डोंट बिलीव एवरीथिंग इमीडिएटली, यूज रीजन, यूज एविडेंसेस, आस्क क्वेश्चंस। बट इसका ये मतलब नहीं है कि सोक्रेट्स डिक्टेटरशिप को सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। रिमेंबर, उन्होंने मिलिट्री सर्विसेज, लॉ फॉलो किया, और जब अनजस्ट ऑर्डर मिला उन्होंने मॉरल प्रिंसिपल्स को इम्पोर्टेंस दी। तो बेसिकली उनका जो कंसर्न है वो डेमोक्रेसी का एग्जिस्टेंस नहीं है। हिज कंसर्न इज द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी। तो उनके लिए डेमोक्रेसी तब सक्सेसफुल होगी रिस्पॉन्सिबल होंगे। और ऑनेस्टली ये बात आज भी डेमोक्रेसी रिलेवेंट है ना। तो इसीलिए सोक्रेट्स को सिर्फ एक फिलोसोफर नहीं, एथिकल सिटीजन्स का फिलोसोफर भी माना जाता है। So far we have understood Socrates' methods, his ethics and his political ideas. But philosophy is not about ideas only, but a philosopher's real test comes when he has to live according to those ideas. Basically, it is very easy to speak about truth and justice, but the real challenge comes when you have to stand by those values, even when your own life is in danger. And exactly this is where Socrates become extraordinary. So let's see the next part. Now before understanding this thing, let me tell you a short story. ठीक है, आपका एक बेस्ट फ्रेंड है, वो आपसे मिलने जेल में आता है। वो आपको बोलता है कि भाई मैंने ना सारा अरेंजमेंट कर लिया है, गार्ड्स को भी पैसे वैसे दे दिए, अब हम आज रात को यहाँ से भाग जाएंगे। ठीक है, नाउ इमेजिन अगर आप आज रात को वहां से नहीं भागते हो, आपको पता है कि कल आप मर सकते हो। ओके, तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? You would probably try to escape, and I think most of us would do that, right? Because after all, everyone wants to live, है ना? And this is exactly the situation जो Socrates ने face करी, ठीक है? After being sentenced to death, his best friend came to him, Crito. सोक्रेट्स का बेस्ट फ्रेंड सोक्रेट्स के पास आता है जब सोक्रेट्स को डेथ सेंटेंस दे दिया। तो उसका एक बेस्ट फ्रेंड है क्रीटो, वो उसके पास आता है एक प्लान के साथ, ठीक है। He said, please escape. We have arranged everything. Nobody would know. Now, listen to me carefully. Socrates had the opportunity to save his life, but he refused. Naturally, a question comes to our mind. Why? Was he afraid? Did he lose hope? No. Then why? Because according to Socrates, doing something unjust is worse than suffering injustice. समझ में आया आपको? And this is one of the greatest principles in moral philosophy. Let's take an example, ठीक है? Suppose you see someone cheating in an exam. Now you decide, next time I will also cheat. Now tell me, have you solved the problem? No. Now you both are dishonest. Exactly this is what Socrates meant. He says if someone does something wrong with you, that does not give you the permission to do wrong with them. Okay? He says never return injustice with injustice. Now comes another important argument. Socrates says all my life I lived under the laws of Athens. The city protected him, educated him, gave him citizenship, allowed him to stay there. So if he accepted all these benefits,
throughout his life. How could he reject the law only when it became inconvenient for him? So he believed that escaping weakened the respect for the laws. Now, this does not mean that every law is always morally perfect. And this is where modern scholars debate Socrates. Today, we often discuss about civil disobedience, where people peacefully break unjust laws. As thinkers like Gandhi and Martin Luther King Jr. later argued, Socrates, however, chose a different path. He accepted punishment because he believed that remaining faithful to justice was more important than saving his own life. So, whether we agree with him or not, his consistency is remarkable. He lived exactly according to what he taught. But why was Socrates put on trial in the first place? Is the question. Was it only because of politics or was religion involved? Let's see in the next slide. First, let's understand about the ancient Athens. Here, religion was not only a personal matter, it was closely associated with the state. It had its own gods, its own festivals, own rituals, its public religious practices. Now, imagine someone starts asking you questions on these beliefs. Some people might appreciate it, others may get uncomfortable. And this is exactly what happened with Socrates. He encouraged people to think about religion rationally. He asked, what does it mean to be pious? मतलब पवित्र होने का मतलब क्या होता है? Now comes the idea of daimonion. Socrates often said that he had experienced a divine voice. मतलब सोक्रेट्स ने ऐसा बोला कि मैंने ना एक आवाज महसूस करी है. The voice that did not tell me what to do. वो मुझे ये नहीं बताती है कि मुझे क्या करना है. Instead, it warned me when I was about to do something wrong. मतलब अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो वो मुझे वार्निंग दे देती है. Think of it like your own conscience. Like suppose आप कुछ झूठ बोलने वाले हो, ठीक है? तो ऐसा होता है कि हमारे अंदर से हमको आवाज आती है कि यार मत कर, है ना? मत कर, ये गलत है. या अंदर से एक आवाज होती है जो हमको रोकती है वो काम करने से, राइट? So many of us call that voice our inner conscience, our own conscience. Socrates described something similar through the idea of daimonion. Now many Athenians, बहुत जो एथेंस के लोग थे, उनको ये चीज बहुत सस्पिशियस लगती थी. उनको लगता था कि why is Socrates talking about a private divine sign instead of following traditional religious practices? Now, another famous question arises in Plato's Euthyphro. Socrates asks, is something good because God commands it, or God commands it because it is really good? At first, this sounds confusing, right? So let's simplify it. Suppose honesty is good. So, is honesty good only because God says so? Or will honesty still be good because it is morally right? And this question changed the history of moral philosophy because it encouraged people to think about ethics through reason, not only through tradition. Have you noticed something here? Socrates did not try to destroy religion. He was asking people to understand it more deeply and thoughtfully. And gradually, these questions made many influential people uncomfortable. Now, finally, the day comes when Socrates was brought for trial before the court officially.
Now we come to one of the most famous trials of history. Socrates was charged with two main accusations. One, impiety. It was claimed that Socrates did not properly respect the traditional gods of Athens. And second, for corrupting the youth. People believed that he was encouraging the youth to question the authority, and by doing that, he was making them disrespect the elders and established traditions. Now, let's think carefully. Did Socrates actually teach young people to become criminals? No. He taught them to think critically. But But in a politically sensitive society, critically questioning can sometimes actually be misunderstood as being rebellion. Now, during the trial, Socrates actually had an opportunity to save himself. If he had simply apologized or promised to stop teaching. So, there would have been a possibility that he might have received a little less punishment. But he refused to pretend. उन्होंने मना कर दिया. But instead he calmly defended his life's work. He told the court that questioning people is not wrong. It is not a crime. It was his moral duty. Imagine the courage this required, knowing that your words could decide that you live or die, and still refusing to abandon your principles. And this is why Socrates' trial was remembered not merely as a legal event, but as a conflict between authority and free inquiry. So the courts declared Socrates guilty and he was sentenced to death. Okay. But what happened next made him immoral. After the judgment, Socrates was given a cup of hemlock, एक पॉइजनस ड्रिंक दिया गया सोक्रेट्स को जजमेंट के बाद. एंड सोक्रेट्स ने क्या किया? उनको पता था, ही न्यू एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एंड स्टिल उन्होंने बहुत कामली वो पी लिया. क्यों? क्योंकि he believed that it is better to suffer injustice than to commit injustice. Let's take an example. अगर आपको किसी ने फॉल्सली अक्यूज किया है किसी चीज के लिए, ठीक है, यू नो दैट यू आर इनोसेंट, ओके, एंड नाउ समवन टेल्स यू कि एक झूठी स्टेटमेंट दे दे एंड सब ठीक हो जाएगा. मेनी पीपल वुड एक्सेप्ट इट, बट सोक्रेट्स बिलीव्ड दैट losing your moral integrity would be a greater loss than losing your own life. Because for him, the body would one day anyway die. But the condition of one's character mattered much more. And this is why his death became the symbol of courage, integrity, and commitment to truth. And this is why the world remembers Socrates not because he won the arguments, but because he lived according to them. And this final act of his life gave meaning to everything he has taught throughout his life. So far, we have traveled through the life of Socrates. We saw the world in which he used to live.
We understood his method of questioning. We learned about virtue, knowledge, democracy, laws, and his trial. And finally, we saw how he chose death over abandoning his principles. But now, an important question still remains. If Socrates never wrote a book, then how did his ideas still survive even after more than 2400 years? The answer lies in his legacy. Now, tell me one simple question. Have you guys heard of the name Plato? Have you guys heard of the thinker Aristotle? Do you know one very interesting thing? Plato was a student of Socrates, and Aristotle was a student of Plato. So if we think of philosophy like a family tree, Socrates is the root, Plato grows from that root, and Aristotle grows from that root. Okay. And from Aristotle, many countless philosophers have emerged. So, in other words, the influence of Socrates did not end with his death. It actually began after that. First of all, let me just give you a very short trick to remember these thinkers in a chronology: SPA, Socrates, Plato, Aristotle. Okay. Now let's talk about Plato first. After Socrates died, he was deeply affected. He believed that his teacher was treated unjustly. And because of this, Plato started writing dialogues where Socrates was the main character. And if Plato would have not written these dialogues, today we would have very little information about Socrates. So basically, Plato preserved Socrates for the future generations. Now, if I talk about Aristotle, Aristotle did not meet Socrates personally ever. He studied under Plato, and many ideas that Aristotle developed, such as ethics, virtue, justice, reason, and political philosophy, were influenced by this intellectual tradition that Socrates started. But of course, Aristotle did not agree with Socrates on everything. But disagreement is also a form of influence, right? Because great thinkers inspire both agreements and disagreements. Now, if you move from ancient Greece, Socrates inspired the Stoics, who believed that character is more important than wealth. He also inspired philosophers who believe in self control, discipline, and moral courage. And his influence reflects even till today. Whenever a teacher asks, "Why do you think that?" instead of just telling the students to memorize, the teacher is actually using the Socratic spirit, right? Even at the higher education level, professors ask students to think rationally, to think critically, evaluate your own self, which actually helps in enhancing the reflective power of a student. So basically, the students discuss, they argue,
They think, they defend their own ideas, because real education is not just memorizing. It is also about thinking. And this is exactly what Socrates wanted. So let's take an example. If we look at the parenting style today, ठीक है, अगर दो टाइप ऑफ पेरेंट्स है. पेरेंट ए अगर अपने बच्चे से बोलता है कि ये काम करो क्योंकि ये मैंने बोला है करने के लिए, ठीक है. सेकंड पेरेंट जो पेरेंट बी है, वो अपने चाइल्ड को बोलता है कि ये काम करते हैं, बट व्हाई डू यू थिंक वी शुड डू दिस? सो व्हाट डू यू थिंक, which child will develop the rational thinking या the reasoning skills better? Probably the second one, right? And this is Socrates' educational philosophy. He wanted people to become independent thinkers. So when this slide says legacy, it does not mean influence on Plato or Aristotle only. It actually means that Socrates has changed the way of education today. He has actually changed the meaning of education, because education is not just filling the minds, it is actually training the mind to think, right? So now every philosopher or a thinker has strengths, has limitations. So before ending this lecture, let's just evaluate Socrates a bit. One thing that I always tell my students is that a philosopher should never be worshipped blindly. Every political thinker, even the greatest thinkers, have flaws, have limitations. And political science is all about critical thinking and not hero worship. So let's just evaluate Socrates. Firstly, he makes politics ethical. This means before Socrates, many philosophers discussed mainly about power. Socrates has asked different questions. He has asked what is morally the right thing to do. He believed that politics should actually improve the human's character and not just merely increase the power. And honestly, this is still relevant idea. Because whenever we discuss about good governance, we want our leaders not just to be efficient, but also to be ethical. And next, he talks about intellectual humility. He says many people are overconfident. They believe they know everything, even after just reading one single social media post. And here, Socrates teaches us something very different. He says, learning begins when we admit that we might be wrong. Imagine two researchers. One says, I know everything. Other says, let me evaluate the evidences and then find out the answers. Who do you think would give us a genuine discovery? The second one, right? And this is known as the Socratic humility. Nextly, he has encouraged the use of dialogues instead of blind obedience. Socrates never forced anyone to accept his idea. He invited discussions, debates, questions, reasons, and this is why many people consider himself as the pioneer of critical thinking. Now, if I talk about the limitations or the criticism of Socrates, so he believed that virtue is knowledge. But is that always true? Suppose someone knows that smoking is harmful. Doctors have explained him everything. He knows the risks. Yet,
he keeps on continuing smoking. Why? Because human beings are not guided only by knowledge, they are also influenced by their habits, emotions, temper, anger, social pressure. So, moral philosophy tells us that knowledge alone cannot always change the behavior. Another criticism is that sometimes Socrates appears to be critical of public opinion. So, some scholars believe that this makes his political thinking appear slightly elitist. However, remember what we discussed earlier. Socrates was never against democracy. He was against uninformed decision making. And this distinction is very important. Lastly, talking about the final limitation about Socrates, there is a famous Socratic problem. Since Socrates wrote nothing himself, historians debate which idea actually belonged to Socrates and which were later added by Plato. And this question remains open till date. So basically, Socrates is not important because he wrote a system. He is important because his life created a model of ethical inquiry, civic questioning, and philosophical integrity. So, with this, we come towards the end of understanding about the lecture of Socrates. So, we studied Socrates not just as um, an ancient Greek philosopher, but as a thinker who changed the way human beings approach knowledge, morality, and public life. His greatest lesson was very simple: never stop asking questions because every meaningful answer begins with a thoughtful question. So, with that, keep learning, keep questioning, and thank you so much for watching.